हे एवरीवन, ये हमारे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर का थर्ड पार्ट है। एज आई मेंशन इन द फर्स्ट टू पार्ट्स कि हम इस चैप्टर को 3 वीडियोस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो हमारे पहले 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ये हमारा पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? सोवियत सिस्टम और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उसके डिसइंटीग्रेशन के रीजंस क्या थे, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे डिसइंटीग्रेशन के, तो वो हमने पढ़ा था। और हमने गॉर्बेचेव के बारे में पढ़ा था पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और जो आपकी वो टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वाली हेडिंग है वो भी हमने पार्ट 2 में पढ़ लिया था। अब हम आ गए पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बारे में, उनकी रिलेशंस कैसी थी, ठीक है, ये हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर हम मूव ऑन करेंगे चैप्टर नंबर 2 पे। सो लेट्स बिगिन। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। अब ये वाला टॉपिक हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना पिछले मतलब बाकी के पार्ट्स थे हमारे, तो ये जल्दी से हो जाएगा हमारा। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। इंडिया हैज़ मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। अगर ऑल भी ना हो तो आप मोस्ट कह सकते हो। ज़्यादातर जितनी भी हमारी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं उसके इंडिया के साथ अच्छी ही रिलेशंस रही हैं, ठीक है, पॉजिटिव रही हैं उसकी। ये हमारा एक बेसिक हिस्टोरिकल टेम्पलेट है इस टॉपिक के लिए। ये एक रफ आइडिया है हमारा कि कैसा रहा है, ठीक है। अगर आपको एक सेंटेंस में समअप करना हो तो आप ऐसे समअप करोगे। अब आपकी बुक में ये बॉलीवुड वगैरह के बारे में मेंशन करा हुआ है कि हिंदी सिनेमा की जो पॉपुलैरिटी है उसको एग्जैजरेट करा हुआ है, आपको उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसमें ज़्यादा आपको घुसना नहीं, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही बताया हुआ है। बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन टाइप ही है कि गली गली का बच्चा बच्चा जानता था, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसको इनको दूसरे वे में थोड़ा प्रेजेंट करना चाहिए था कि जो हिंदी सिनेमा की वहाँ पर थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी थी वो क्यों हुई, ठीक है, वो क्यों हुई। इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न ये है, जैसे हमने चैप्टर के शुरू में बात करा था, पार्ट 1 में हमने जो बात करी थी कि वेस्टर्न ब्लॉक के साथ राइवलरी थी हमारे सोवियत ब्लॉक की, ठीक है। तो ये दुश्मन था। अब ये दुश्मन ब्लॉक को लीड करता था यूएसए, ठीक है। इसको यूएसए लीड करता था, और यूएसए में क्या है? हॉलीवुड। अब हॉलीवुड प्रोड्यूसेस वेरियस काइंड्स ऑफ मूवीज़ जो किसके फेवर में होगी? वेस्टर्न कंट्रीज़ के फेवर में होगी ना, उनके पर्सपेक्टिव से होगी वो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी वो, वेस्टर्न कंट्रीज़ के। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी तो वो अपना प्रोपोगेंडा भी फैलाएंगे उसी में, ठीक है। वेस्टर्न फेवरिंग वाला जो प्रोपोगेंडा है वो हॉलीवुड फैलाएगा। हॉलीवुड वो फैलाएगा तो फिर सोवियत सिस्टम उसको कैसे अपना, मतलब वो ऑब्वियसली वो उसको नहीं नहीं दिखाएगा ना। तो सोवियत सिस्टम, आपका जो सोवियत यूनियन था, उसने हॉलीवुड को बेसिकली बैन टाइप कर रखा था कि इनकी मूवीज़ हम नहीं दिखाएंगे। अब ये था तो किसी को तो रिप्लेसमेंट में लाना था कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा। इसका ऑल्टरनेटिव फिर आया आपका बॉलीवुड, जिसको आप हिंदी सिनेमा इज़ मोर एक्यूरेट वर्ड, बॉलीवुड तो बड़ा फालतू सा वर्ड है। तो हिंदी सिनेमा की जो मूवीज़ है वो वहाँ पे दिखाने लग गई, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी आपकी हो गई थी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आज तक वहाँ पे नाम याद करा जाता है इसका उसका, तो वो सब मैं नहीं पढ़ना आपको, उससे मूव ऑन करना है आपको नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसमें मोस्टली रशिया के साथ ही रिलेशंस का डिस्कशन करा हुआ है, ठीक है। सबसे अच्छी रिलेशंस इंडिया की, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी रशिया के जो उसके साथ रिलेशंस है वो बड़ा ही स्टैंड आउट करता है कि हमेशा से अच्छी रही है। इंडो रशियन रिलेशंस आर एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये सब क्या थे? कॉमन इंटरेस्ट। अब इस पे क्या होगा हमारा? हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस विद रशिया, ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। ट्रस्ट आपका कॉमन इंटरेस्ट कैसे? जैसे शेयर्ड विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हुआ मतलब सेवरल पावर सेंटर्स, यानी आपका जैसे कोल्ड वॉर में था ना कि सिर्फ 2 ही पावर ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते थे, एक आपका सोवियत यूनियन और दूसरा आपका वेस्टर्न ब्लॉक, आपका अमेरिका, ठीक है। उस सबको, उस टाइप के सिस्टम को हमने हटा दिया, मतलब उसको वो आपका बाइपोलर वर्ल्ड था, इसलिए तो चैप्टर का नाम है बाइपोलैरिटी। बाय मतलब क्या होता है? तो, ठीक है। तो वो हटा के आपका मल्टीपोलर, यानी अलग अलग सेंटर्स ऑफ पावर हैं जो आपके वर्ल्ड को चला रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? पावर हो जाती है डिवाइड, आपकी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती पावर, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आपकी पावर, तो अलग अलग पावर सेंटर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं मल्टीपोलैरिटी। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को जो उसका जो विजन है, ये हमारी दोनों कंट्रीज इस पर अग्री करती है, ठीक है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्या मतलब है? जितने भी आपके इश्यूज़ हैं, या इंटरनेशनल इशू है कोई, सपोज करो, ठीक है, या फिर किसी एक कंट्री को कुछ डैमेज हुआ, सपोज करो टेररिज्म की वजह से किसी एक कंट्री में कुछ हो रहा है, तो बाकी सारी कंट्रीज़ भी वहाँ पे आएंगी उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने या उसके अगेंस्ट थोड़ा एक्शंस लेने, ठीक है, वो सब करने में, या इंटरनेशनली सपोर्ट करने में उस किसी भी चीज़, किसी भी कॉज को, तो उस सब को बोलेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी। अगर किसी एक को किसी बेसिस पे नुकसान हो रहा है और आपका एक शेयर्ड रिलेशंस रही है हमेशा से, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी को आप इनकरेज करोगे, ठीक है। तो ये इंडिया रशिया इन दोनों में बड़ा मानते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी, इन विच एन अटैक ऑन एनी कंट्री इज रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू ऑल कंट्रीज एंड रिक्वायर्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स। अब ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो हमने सोवियत यूनियन में पढ़ा था, वॉर्सो पैक्ट, उससे थोड़ा अलग है। ऐसा कोई बाउंड नहीं है, ठीक है।
ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर कुछ हुआ तो आएगा ही आएगा बंदा, बट यहाँ पे आप मोर लाइक कंसेंसस कह रहे हो, अग्रीमेंट कह रहे हो, ठीक है, कि क्योंकि हमारी अच्छी रिलेशंस हैं तो तुम मेरे काम में जब कोई मुझे ज़रूरत पड़ेगी तुम मुझे सपोर्ट करो, और जब मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, ठीक है, ऐसा उसको बोलते हैं। तो ऐसा कोई ये उसकी तरह सेम नहीं है, ये बस एक विजन है ना, विजन है ये कोई पैक्ट नहीं है, ठीक है, ये कोई पैक्ट नहीं है, ये विजन है। और विजन में क्या है कि आपकी दोनों की अच्छी रिलेशंस हैं, आप दोनों अग्री करते हो, आपके हमेशा से गुड वो रहे हैं हमेशा, आपके जितने भी फॉरेन आपके रिलेशन से, तो उस वजह से आप कलेक्टिव सिक्योरिटी को भी इंकरेज करते हो कि अगर आपके इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे या आपके नेशनल सिक्योरिटी पे कोई भी इशू आ रहा है, या सपोज करो कोई सीक्रेट इन्फो है, वो आप एक दूसरे से शेयर करो, उसको साझा करो, आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ एक दूसरे की, तो इससे दोनों की हेल्प होगी ना, दोनों का बेनिफिट होगा। उसको इंडिया रशिया दोनों हमेशा इंकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, इस सब का जो ये जो टॉपिक्स हैं इनको भी रशिया और इंडिया दोनों अग्री करते हैं। ग्रेटर रीजनलिज्म का क्या मतलब हुआ? ग्रेटर रीजनलिज्म वही ये मल्टीपोलैरिटी की तरह ही है इसका मतलब भी, रीजनलिज्म का मतलब, ठीक है। अब रीजनलिज्म क्या होता है कि आप सपोज करो एक बड़ी सी कंट्री हो, ठीक है, यहाँ पे एक पावर सेंटर है, इसको आप बोलते हो सेंटर, जो बाकी के कंट्री को रूल करता है, या सपोज करो रीजन है, ठीक है, ये कोई ग्लोब का रीजन है और बड़ा सा रीजन है, इसको कोई एक पावर बड़ा अपनी हेजमनी दिखा के उस सबको कंट्रोल कर रही है, इन सबको कंट्रोल कर रही है। इसमें क्या होता है, ये जो सेंटर है ये बाकी सबको ओवर पावर कर देता है, ओवर शैडो कर देता है, ओवर पावर या ओवर शैडो भी कह सकता है। बाकी के जो जो भी छोटे छोटे रीजन थे, ये हो गया रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, इन सबको बोलने का मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। तभी तो बोलते हैं ना, जब आपका जैसे यूनिपोलर वर्ल्ड था आपका, जो वो यूएस की चल रही है वहाँ पे, या आपका बायपोलर वर्ल्ड था वहाँ पे किसकी चल रही है, आपकी रशिया और ये आपका सोवियत यूनियन और आपका अमेरिका की चल रही है। वहाँ पावर सेंटर्स जो हैं बड़े कम थे। मल्टीपोलर वर्ल्ड में रीजनलिज्म को एनकरेज करा जाता है, रीजनलिज्म को एनकरेज करा जाता है, यानी जितने भी अलग अलग छोटी मोटी पावर्स भी हैं उन सबको भी आवाज़ दी जा रही है, उन सबको भी वॉइस मिल रही है, ठीक है। तो इसमें इंडिया ऑब्वियसली इंडिया इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया इतना पावरफुल नहीं है ना, इनके बराबर तो है नहीं, बाकी कंट्रीज़ के बराबर, या इंडिया से भी ढेर सारी वीकर कंट्रीज़ हैं, तो वो भी इसको सपोर्ट करेंगी। इससे क्या होता है, उनको अपना कहने का इंटरनेशनली मौका मिलता है, अपनी आवाज़ रखने का, अपना रिप्रेजेंटेशन करने का, और जितने भी उनके अपने इंटरेस्ट हैं उनको एनकरेज करने का, उनको वे फॉरवर्ड ले जाने का, ठीक है। तो वो सपोर्ट करता है। और नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अब हमारे इंटरनेशनली ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। अब हमारी जैसे लास्ट सेंचुरी थी आपकी 1900 वाली सेंचुरी, 20th सेंचुरी जिसको बोलते हैं, तो उसमें हमने देखा कि इतने सारे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उस पर बंदों ने कर ली वॉर, इतनी सारी, वर्ल्ड वॉर 1 होगी आपकी, वर्ल्ड वॉर 2 होगी, उसके बाद जो कम्युनिस्ट रिजीम में ढेर सारा मैसेकर हुआ, आपका चाइनीज़ जो सिस्टम था, माओ वहाँ पे जब हमारे माओ भाई साहब थे उन्होंने ढेर सारे लोगों को मारा। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जब होते हैं तो अभी क्या है, हिस्टोरिकल एक कॉन्टेक्स्ट था हमारा, जो कॉन्टेक्स्ट था उसमें हर बात पे लड़ रहे हैं, ठीक है, इतना सारा खून खराबा हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए, उसको बंद करने के लिए क्या हमने नया सोल्यूशन निकाला हुआ है कि आप नेगोशिएशन करो। नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है कि लेन देन बात करके सॉल्व करो, ठीक है, कि कम्युनिकेट करो एक दूसरे से कि क्या इश्यूज़ हैं आपके, और पीसफुली आप अपने इश्यूज़ को सॉल्व करो, पीसफुली, ठीक है, पीसफुली बात करके धीरे धीरे रिजॉल्व करो, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे रीच करो, और उससे ताकि आपको ना तुम्हें डैमेज हो ना मुझे डैमेज हो, और लड़ाई पे बात लेके ही ना जाए हम। दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। और फिर इंडिया एंड रशिया, ये जो यूनाइटेड नेशंस आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे भी एक दूसरे को फेवर करते हैं, एक दूसरे को यूजुअली हमेशा नहीं बट यूजुअली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बाकी हाँ, मोर देन 80 बायलैटरल अग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड, और कॉमन फील्ड्स के हमारे मेजर टॉपिक्स जिन पे इंडिया रशिया का जो एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है, वो इंडिया के केस में क्या है, जहाँ पे रशिया उसको स्पेशली सपोर्ट शो करता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, इंडिया की ढेर सारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है या मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो किसकी थ्रू है, रशिया की वजह से, ठीक है। इवन जब वो सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था तब भी सोवियत यूनियन ने इंडिया की ढेर सारी हेल्प करी थी, जिसकी वजह से कई सारे क्रिटिक्स इंडिया को सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मतलब बोलते थे कि इंडिया तो कम्युनिस्ट ब्लॉक का पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। बट ढेर सारे क्रिटिक्स बोलते थे कि इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक, बट ऐसा था नहीं। बट हाँ, मिलिट्री और न्यूक्लियर जो ये दो मेन फील्ड्स हैं जिसमें रशिया ने इंडिया की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, हमेशा से हेल्प करता है, आज तक इंडिया रशिया पे बहुत हाईली डिपेंडेंट है, मिलिट्री फील्ड में और आपके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी क्या है आपका, जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, या दूसरी टाइप की पावर होगी, तो एनर्जी इंपोर्ट्स जो है इंडिया के, वो हाईली डिपेंडेंट है रशिया पे। इंडिया डिपेंडेंट अपॉन रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान फॉर ऑयल इंपोर्ट्स। अभी तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान ये भी आपकी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, तो इनसे भी इंडिया की रिलेशंस इस वे में अच्छी रही हैं, क्योंकि इंडिया इन पे अपने एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट है, आपके ऑयल इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट है इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट हो गया ऑयल वाला। और फिर
कश्मीर इशू जो है हमारा इंडिया का इंटरनेशनली, जब उस पर रशिया सपोर्ट करता है, रशिया इज़ अ सुपर पावर, ठीक है, या मतलब बहुत सिग्निफिकेंट उसकी प्रेजेंस है ना इंटरनेशनली, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू इंडिया कि उसको कश्मीर इशू पे रशिया का सपोर्ट मिलता है। बाकी इंटरनेशनल टेररिज्म, जैसे हमने पहले बात करी कलेक्टिव सिक्योरिटी वाले पॉइंट में, इंटरनेशनल टेररिज्म पे भी रशिया और इंडिया एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जैसे इंडिया जब भी कोई टेररिज्म वाली बात करता है तो रशिया अपना आके उस पर सपोर्ट देता है कि हाँ जी ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक है जिस पे अटेंशन जानी चाहिए, ठीक है, तो रशिया उसमें अपना सपोर्ट शो करता है। और एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, अब सेंट्रल एशिया बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, जैसे हमने पहले वाले पार्ट्स में भी मेंशन करा था, और ये मैंने यहाँ पे खुद से ऐड कर दिया पॉइंट, क्योंकि ये आपकी बुक में मतलब इस वाली हेडिंग में मेंशन नहीं था, बट मैंने ऐड कर दिया हाइड्रोकार्बन्स एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में ढेर सारे रिसोर्सेज हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स काम आते हैं आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ठीक है, ईवीज में काम आते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स। और अब हमारा है मॉडर्न ज़माना जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिन कंट्रीज़ के पास ये है तो उनका फ्यूचर काफ़ी इसमें रिच है, तो उनमें उनको काफ़ी इसमें टेंशन मिलने वाली है ग्लोबली। जो भी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हाइड्रोकार्बन्स में रिच हैं उनको काफ़ी लोग उनसे एक्सपोर्ट करवाएंगे ना, अपना अपना इंपोर्ट करवाएंगे, आई मीन हाइड्रोकार्बन्स वगैरह। तो इंडिया को एक्सेस की ज़रूरत है सेंट्रल एशिया, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया कि उसकी रशिया से अच्छी रिलेशंस हो, ठीक है। अगर रशिया से अच्छी रिलेशंस नहीं होगी तो वो एक्सेस करने में सेंट्रल एशिया को प्रॉब्लम होगी। अब फॉर एग्जांपल हमारा ये है पाकिस्तान, ठीक है, और फिर ये रहा हमारा इंडिया। अब इंडिया क्या है, सेंट्रल एशिया को डायरेक्ट एक्सेस करने को ईजी रूट कौन सा है, ऐसे है, बट क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी बुरी रिलेशन है तो इंडिया इतने ईजी रूट को एक्सेस कर ही नहीं पाता। ये यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है ये। इंडिया को कहाँ से जाना पड़ता है, इंडिया को दूसरे रूट से एक्सेस करना पड़ता है, ईरान वाली साइड से एक्सेस करना पड़ता है इंडिया को सेंट्रल एशिया को। वाई? बिकॉज पाकिस्तान है बीच में, तो वो उनके साथ इश्यूज़ है ना हमारे पाकिस्तान के साथ, तो वो उसमें हमारा प्रॉब्लम करता है, तो सेंट्रल एशिया उसमें आप उसको एक्सेस कर नहीं पाओगे। तो सिमिलरली अगर आपका यहाँ पे इतना बड़ा रशिया है और वो लिटरली सेंट्रल एशिया में अभी भी उसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, अगर रशिया की इंडिया के साथ अच्छी रिलेशंस ना होती तो इंडिया बिल्कुल भी सेंट्रल एशिया से अपनी रिलेशंस नहीं बना पाता, क्योंकि रशिया है वहाँ पे, ऊपर से चाइना दूसरा इंडिया का एनिमी है तो वो भी सपोर्ट करता। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, बहुत अच्छी बात है कि रशिया के साथ इंडिया की अच्छी रिलेशन है, अदरवाइज सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना मुश्किल हो जाता। तो ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे, और क्या बचा, सारे हो ही गए हमारे, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं हमारे। और ये आपके इसमें ये फ्लैशबैक दिया हुआ है, फ्लैशबैक इंडिया एंड द यूएसएसआर, इसको आप बस एक रीड थ्रू कर लेना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, बट ऐसा भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मतलब इसको बिल्कुल ही याद करने बैठो, आपको एक बेसिक रफ आइडिया इसका होना चाहिए। सो इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे थे इंडिया के सोवियत यूनियन के साथ। सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडियाज पब्लिक सेक्टर कंपनीज एट अ टाइम व्हेन सच असिस्टेंस वाज डिफिकल्ट टू गेट इट। अब इसलिए इंडिया की रशिया के साथ रिलेशन इतनी अच्छी हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। जब इंडिया की कोई मदद नहीं कर रहा था तो सोवियत यूनियन ने काफ़ी इंडिया को एड अपनी दी थी और टेक्निकल असिस्टेंस भी दी थी। तो ये स्टील प्लांट्स मेंशन करे होंगे, अगर आपसे याद होगा इनको तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली ये मेंशन कर सकते हो कि स्टील प्लांट्स में असिस्टेंस दी गई थी उस टाइम पे। याद रह जाए तो अच्छी बात होगी, अगर नहीं रहता तो कोई बात नहीं। मशीनरी प्लांट्स, ठीक है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये सब याद रहे तो बढ़िया होगा, अगर नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। सोवियत यूनियन ने तब इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट करा था ट्रेड में जब इंडिया वाज शॉर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। पॉलिटिकल, सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडियाज पोजीशन ऑन कश्मीर इशू, जैसे हमने अभी पहले बात करा था, कश्मीर इशू पे हमेशा सपोर्ट है। इट ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग इट्स मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर इन 1970 विद पाकिस्तान। ये है हमारा टर्निंग पॉइंट, ठीक है, इसको आप टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो। इससे पहले क्या है, इंडिया ना वेस्टर्न ब्लॉक से भी थोड़ा सा अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करता था, ठीक है, मतलब करता तो आज भी है, हमेशा से करता है, इंडिया हर किसी से अच्छे रिलेशन ही बनाता है, बट इससे पहले उनसे भी एड मांगता था इंडिया। इन्होंने इंडिया को काफ़ी उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड जो हमारा है ये, इन्होंने इंडिया को बड़ा बुरा ट्रीट करा था, ठीक है। तो इन्होंने जब हेल्प नहीं करी थी इंडिया की, तो हेल्प किसने करी थी, सोवियत ब्लॉक ने, सोवियत यूनियन ने इंडिया की हेल्प करी थी, या इसको आप रशिया भी बोल सकते हो, पोस्ट आपकी कम्युनिस्ट कंट्रीज़, इन्होंने हेल्प करी थी इंडिया की, जिसकी वजह से वो जो 1971 वाली वॉर है वहाँ पे बहुत मतलब ऑब्वियसली वॉर थी ना, तो वहाँ पे अगर इंडिया को असिस्टेंस ना मिलती तो गड़बड़ हो जाती, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसको इंडिया रशिया की रिलेशंस में आप हाईलाइट भी बोल सकते हो, ठीक है, वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आपकी गुड रिलेशंस का, जो एक चेन ऑफ गुड रिलेशन स्टार्ट होगी आज तक चलती आ रही है, वो यहाँ से एक ये हाईलाइट बोल सकता है आप उसका। इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी इन सम क्रूशियल बट इनडायरेक्ट वेज, ठीक है। और मिलिट्री, इंडिया रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम सोवियत यूनियन एट अ टाइम व्हेन फ्यू अदर कंट्रीज वर विलिंग टू पार्ट विद मिलिट्री टेक्नोलॉजी। उस टाइम पे जब मिलिट्री टेक्नोलॉजी, कोल्ड वॉर का ज़माना हो रहा है भाई, कि कोई आपस में इतनी सीक्रेसी है कि कोई एक दूसरे को अपना कुछ भी नहीं शेयर कर रहा, इतनी स्पाइंग होती है एक दूसरे पे, उस टाइम पे सोवियत यूनियन ने अपनी मिलिट्री टेक को इंडिया को शेयर करा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से इंडिया आज तक उसके साथ पॉजिटिव रिलेशंस बना के रखा हुआ है ना। आज भी देखो यूक्रेन रशिया वाली जो वॉर है उसमें भी, इवन दो इंडिया यूक्रेन के पक्ष को भी समझता है, बट स्टिल रशिया को सपोर्ट वो थोड़ा बहुत शो कर ही देता है ना इंटरनेशनली भी, तो आज तक उसकी लेगेसी चलती आ रही है। तो इंडिया
आज भी डिपेंडेंट है रशिया पे अपनी जितनी भी वेपन टेक है या जो डिफेंस टेक्नोलॉजी जो सब है उस पर सोवियत यूनियन ने उस टाइम हेल्प करी थी और आज तक इंडिया उस पर डिपेंडेंट है। सोवियत यूनियन एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स अलाउइंग इंडिया टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट। अब जॉइंटली प्रोड्यूस ईजिली नहीं कि कोई ऐसी कॉमन बात नहीं है कि हर किसी के साथ जॉइंटली प्रोड्यूस होता है। इंडिया के साथ थोड़ी सी सोवियत यूनियन ने एक्चुअली में एक तरह से उन्होंने इन्वेस्ट करा ना इंडिया के साथ, इंडिया पे इन्वेस्ट करा एज अ कंट्री। उनको पता था कि हाँ ये आगे जाके हमको सपोर्ट शो करेंगे, तो उन्होंने ये अच्छा गैम्बल खेला, जो कि गैम्बल नहीं प्लानिंग जो उनकी थी तो वो सक्सेसफुल रहेगी, जिसकी वजह से आज तक इंडिया के साथ अच्छी रिलेशन है रशिया के साथ स्पेशली। तो जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं, आप जॉइंटली प्रोड्यूस करते हो, जो वो उनके पास टेक्नोलॉजी है वो रशिया के पास या सोवियत कंट्रीज़ के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को भी मिली, ठीक है, इंडिया को मिली, उसकी नॉलेज मिली उनको, ठीक है, नॉलेज मिली और साथ में प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी भी मिली, ठीक है, ये सब मिला प्लस टेक्नोलॉजी। तो ये सब कुछ इंडिया को मिला, साथ में सिखाया कैसे बनना है वो सब, और फिर इंडिया ने भी अपना स्टार्ट कर दिया। तो दोज आर कॉल्ड जॉइंट वेंचर्स। कल्चर वाला हमने पहले डिस्कस कर लिया, हिंदी फिल्म एंड इंडियन कल्चर वर पॉपुलर इन सोवियत यूनियन। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द USSR। इन्होंने करा होगा विजिट, बाकी पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा नहीं बट पॉपुलर थी, हाँ ठीक है। और उसी टाइम पे थी, कहीं कुछ लोग सोचते हैं कि आज भी बहुत नाम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आपको पढ़ना ही है। बाकी एक और कुछ बचा है क्या हमारा, दी इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट, हाँ सब कुछ हो ही गया बाकी हमारा। रशिया इज़ इम्पोर्टेंट, हाँ स्पेस सेक्टर भी, अच्छा हाँ स्पेस सेक्टर भी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने मेंशन यहाँ पे भूल गया शायद मैं, बट हाँ स्पेस सेक्टर इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आज भी जो इंडिया का वो मिशन है हमारा, ये कौन सा मिशन, गगनयान वगैरह, उसकी प्रैक्टिस रशिया के साथ ही हो रही है। इवन जो फर्स्ट इंडियन हमारे मून पे गए थे, कौन से थे वो, राकेश शर्मा, हाँ है ना, राकेश शर्मा, तो उन्होंने भी 1980s में उन्होंने भी रशिया से ही जो वो ट्रेनिंग वगैरह थी वो सब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स कहाँ पे करते हैं, रशियन इंस्टीट्यूट्स वगैरह या जो भी स्पेस उनकी स्पेस वाली फैसिलिटीज़ होती हैं वो रशियन फैसिलिटीज़ में जाके करते हैं। तो ये दूसरा एक सेक्टर है, आज भी इसमें काफ़ी दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, काफ़ी अच्छी रिलेशन है। और बस हो गया हमारा चैप्टर। और बाकी भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे ऑब्वियसली कोलैबोरेट करते हैं हमारे इंडिया और रशिया। बाकी हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे आपके चैप्टर 2 पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 2। आपने पहले वाले पार्ट्स इस वीडियो के नहीं देखे हुए तो देख लेना, उसमें हमने शॉक थेरेपी डिस्कस करा था, और फर्स्ट वाले पार्ट 2 में हमने शॉक थेरेपी डिस्कस करा था। ये सब टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, ये सब हमने पार्ट 2 में करा था, और पार्ट 3 में हमने करा था ये पार्ट 1 में आई मीन ये सब फर्स्ट वाला हिस्सा चैप्टर का आपका सेकंड वर्ल्ड सोवियत सिस्टम क्या था, गॉर्बेचेव हमारा, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के रीजंस क्या थे और कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ठीक है, ये सब हमने पार्ट 1 में कर लिया था डिस्कस। उसके बाद बस हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया, कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, ओके बाय।